औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ मी सिद्रा अज़ीम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 3.6 क्लास 9 कैंटैब पब्लिशर, जिसमें हमें गिवन है कार्टेशियन प्रोडक्ट। अच्छा, यहाँ पे सबसे पहले हमने ये बात समझनी है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है। वेरी सिंपल है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। ठीक है, यहाँ पर कुछ ऑर्डर्स होते हैं इनके कार्टेशियन प्रोडक्ट के, जो हमने सिर्फ इसको समझना है और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ठीक है, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि आपके सामने लिखा हुआ है कार्टेशियन प्रोडक्ट की डेफिनेशन। ठीक है, जिसमें लिखा हुआ द प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। ठीक है, द प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, सेट ए एंड सेट बी। ठीक है, मतलब आप ये कह लें कि आपके पास दो प्रोडक्ट के कोई सेट होंगे। ठीक है, सेट ए एंड सेट बी इज़ द सेट दैट कंटेन्स, ऑर्डर क्या होगा, ए इंटू बी, ए इंटू बी होगा। ठीक है, ए क्रॉस बी। आप फॉर विच स्मॉल ए बिलोंग्स टू ए, मीन्स आपकी जो आपके पास जो स्मॉल ए है वो बिलोंग्स होता है किसको, कैपिटल ए, मीन्स ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए एंड बी बिलोंग्स टू बी, मीन्स स्मॉल बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी। ठीक है, सिंपल। कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब ये होता है कि ए क्रॉस बी फाइंड आउट या बी क्रॉस ए। ओके, तो इस चीज़ में नोट करने वाली बात होती है कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए जो जनरली नॉट इक्वल होता है। ठीक है, ये आपस में नॉट इक्वल होते हैं, ये चीज़ आपने याद रखनी। कार्टेशियन प्रोडक्ट में सिर्फ आपने ये लेट करना है कि आपके पास कोई दो सेट्स हैं जिसको हम कह रहे हैं ए सेट और बी सेट। ठीक है, और इस ए और बी सेट में आगे से ए क्रॉस इंटू बी, बस सिंपल आपने फाइंड आउट ये करना है। इससे ज़्यादा इस चीज़ को समझना नहीं है आपने, क्योंकि यहाँ पर इतनी डिटेल में हम जा नहीं देंगे। ठीक है, इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, इसमें कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट, बस इससे ज़्यादा आपके इस एक्सरसाइज में नहीं है, इसलिए मैं इसको डिटेल में इतना लेके नहीं जा रही। अगर लेके जाना भी पड़ जाए तो फ़िलहाल आपके मतलब सिलेबस में ये इंक्लूड नहीं है। ये कार्टेशियन प्रोडक्ट हाउ यू कैन कैलकुलेट इट, ये ज़्यादा समझना आपके लिए ज़रूरी है। और अगर कोई फॉर एग्जांपल आपसे पूछ भी लेता है कि व्हाट इज़ कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो आप इस चीज़ पे जस्ट इतनी ही डिस्कस कर सकती हैं कि आपके पास एक प्रोडक्ट ऑफ टू सेट होगा। ठीक है, चाहे वो ए क्रॉस बी हो या बी क्रॉस ए हो। ठीक है, बस आपने कह देना है कि द प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, बस सिंपल। ठीक है, ये आपका आंसर होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। वो कहते हैं इफ़ ए इज़ दिस एंड बी इज़ दिस देन फाइंड ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए। तो लेट्स सी हाउ वी कैन कैलकुलेट दिस। तो सबसे पहले हमारे पास ए क्रॉस बी आएगा। ठीक है, अब ए क्रॉस बी में हमारे पास सेट ए का लिखेंगे और मल्टीप्लाई बाय बी का लिख लेंगे। अब यहाँ पे हमने फाइंड आउट करना है कि कैसे होगा। ए पहले ए सी से, ठीक है, फिर ए डी से, उसके बाद फिर बी सी से और बी डी से। ठीक है, अब ये ए इंटू बी निकल आया। इसी तरह सेम हम निकालेंगे बी क्रॉस ए। तो पहले बी रखो, सी डी मल्टीप्लाई बाय ए बी। तो ये फाइंड आउट करेंगे सी ए। ठीक है, सी ए, ठीक है, और फिर सी बी, फिर डी ए, फिर डी बी। ठीक है, ये इस तरह से फाइंड आउट करना है, दैट्स इट। इससे ज़्यादा नहीं आप लोगों ने इसको मतलब आपने आगे से मज़ीद सॉल्व करना है। ठीक है, वेरी इजी, वेरी सिंपल, बहुत आसान एक्सरसाइजेज है, बहुत आसान ये वाली 3.6 एक्सरसाइज है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज पॉइंट ऑफ व्यू, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखिएगा। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में भी क्या करना है, फाइंड ए क्रॉस बी, ए क्रॉस ए एंड बी क्रॉस ए। ठीक है, इफ़ पार्ट 1 है इसका, ए आपके पास क्या गिवन है, 2 -2 और 3, और बी गिवन है 1 और 4। तो सोल्यूशन देखते हैं इसका। सोल्यूशन क्या आएगा, सबसे पहले हमने क्या फाइंड आउट करना है आपके सामने
ए क्रॉस बी, ठीक है। तो ए आपके पास जो गिवन है वो आप यहाँ लिख दें और साथ में बी सेट लिखते हैं, ठीक है। और अब हम फाइंड करेंगे पहले ए क्रॉस बी। तो ए आपके पास क्या है, 2 - 2 और 3 मल्टीप्लाई बाय 1 और 4। इसी तरह आपने इसको मल्टीप्लाई करना है, 2 1 2 4 -2 4 -2 1 -2 4 फिर 3 1 फिर 3 4। सिंपल वे में आपने क्या करना है, पहले इस 2 को इस होल से मल्टीप्लाई, फिर -2 को इस होल से मल्टीप्लाई, फिर 3 को इस होल से मल्टीप्लाई, ठीक है। सिंपल वे में आपने बस यही करना है और इसी तरह आपने फाइंड आउट कर लेना है। इसी तरह आपने b इंटू ए करना है, 1 4 मल्टीप्लाई बाय 2 -2 और 3। तो ये कैसे फाइंड आउट करेंगे, 1 2 1 -2, मैं थोड़ा सा नीचे करके लिख देती हूँ क्योंकि ये ज़्यादा मतलब खिचमिच बन रही है। तो 1 2 1 -2 1 3 4 2 4 -2 और 4 3, ठीक है। इसी तरह फाइंड आउट करेंगे हम a इंटू ए आपके पास 2 -2 और 3 मल्टीप्लाई बाय 2 -2 और 3। इसी तरह 2 2 2 -2 2 3, नेक्स्ट -2 2 -2 -2 -2 और 3। अब 3 की बारी आ गई, 3 2 3 -2 और 3 3, ठीक है। दिस इज़ द आंसर, सिंपल वे, ठीक है। यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट ख़त्म हुआ। अब हम देखते हैं पार्ट 2। पार्ट 2 में हमें क्या गिवन है, a = b = PQ, ठीक है। अब ये देखते हैं कि ये कैसे सॉल्व होगा और इसका मतलब क्या है। पार्ट 2 हमारे पास है, इसका मतलब ये है AB PQ है, ठीक है, और BB हमारे पास PQ है। ये बात याद रखिएगा, क्यों, क्योंकि इन्होंने a = B बोला है और इसके आगे उसके आगे आपने इन्होंने लिखा है आपके सामने सेट दिया हुआ है PQ। तो इसका मतलब AB PQ है और BB PQ है। यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन इसलिए स्टूडेंट को दे दिया है ताकि स्टूडेंट को मतलब दिमाग थोड़ा सा इस्तेमाल करें, ठीक है। इसलिए कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको देख के इसको अंदाज़ा लगाना है कि हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। एनी हाउ PQ क्रॉस PQ, अब इसका सेट बनाना है, ठीक है। अब इसका हमने सेट बनाना है और हम कैसे सेट बनाएंगे, ये आंसर आ जाएगा PP PQ QP QQ, ठीक है। A इंटू बी, ये आपके पास A इंटू बी आ गया, ठीक है। PP PQ, अब इसी तरह हम करेंगे सिमिलरली 4, हमारे पास आ जाएगा A इंटू A। पहले हमने ये निकाला है AB A इंटू फिर BA, ठीक है, ओके। तो PQ क्रॉस PQ, आपको ये मज़ीद ये इसमें एक्सप्लेनेशन कर दूं कि इन तीनों के सेट सेम ही होंगे, क्यों, क्योंकि आपको पता है कि हमारे पास दोनों के सेट जो हैं वो सेम है। QP QQ, इसी तरह B इंटू A PQ PQ P P
पी क्यू, फिर आ जाएगा क्यू क्यू, फिर आ जाएगा क्यू पी और क्यू क्यू। सिंपल, दिस इज़ द आंसर। ओके, इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 हमें कहते हैं कि इफ़ बी इज इक्वल टू ए, हमारे पास यहाँ पे अब बी क्रॉस ए है, ठीक है, बी क्रॉस ए -2 3 -2 4 0 3, ठीक है, 0 4 3 3 3 4, ठीक है। तो देन फाइंड ए एंड बी। अब आपको आपके पास ये गिवन है, ठीक है, ए बी क्रॉस ए, और आपने फाइंड आउट क्या करना है, ए की और ए का सेट फाइंड करना है और बी का सेट। चलिए देखते हैं हम इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे। इसको फाइंड आउट करने के लिए क्या ट्रिक हमारे पास होगी। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर ये एक्सप्लेन करना चाहूँगी कि देखो हमारे पास गिवन डैट है, ठीक है, गिवन डैट दिस। अब यहाँ पे वी हैव टू फाइंड ए एंड बी, ठीक है। thus b इज इक्वल टू व्हाट, इफ़ यू विल सी -2 इसका मतलब -2 है, देन नेक्स्ट 0 0 इसका मतलब 0 है, 3 3 इसका मतलब ये 3 है, ठीक है। बी का ये हो गया। अब ए का अगर देखा जाए तो 3 4 4, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो हमारे पास ये 3 4 और 3 4 3 4 और 3 4 हो रहा है, तो इसका मतलब 3 4 जस्ट है, क्योंकि अगर आप देखें तो 3 4 और 3 4 और ये 3 4, तो हमारे पास ए का जो सेट है इसका मतलब वो 3 4 में है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि इन बी क्रॉस ए द फर्स्ट एलिमेंट इन द ऑर्डर पेयर लाइज इन सेट बी एंड सेकेंड एलिमेंट इन ऑर्डर पेयर लाइज इन सेट ए, ठीक है। अगर क्योंकि अगर आप देखें कि हमारे पास बी क्रॉस ए उन्होंने बोला है, ठीक है, बी क्रॉस ए, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है कि सबसे पहले बी क्रॉस ए में जो आपके पास सेट के पहला एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट है वो बी का है, तो ये जो फर्स्ट एलिमेंट है ये बी का है, ठीक है। इस तरह आपने अगर ये फॉर एग्जांपल ए क्रॉस बी होता तो इस मीन फर्स्ट एलिमेंट किसका होगा? ए का होता, ठीक है। ये चीज़ आपने यहाँ समझनी है लिखते हुए। तो दिस इज़ द आंसर, दैट्स इट, नो नीड टू राइट ऑल दिस थिंग्स के सारा वो लिखे, बस आपने आंसर लिखना है, वो आपने लिख दिया। अब है फाइंड द सेट्स एक्स एंड वाई, ठीक है। इफ़ एक्स क्रॉस ए, अच्छा, गिवन डैट एक्स क्रॉस वाई हमें गिवन है ए बी ए सी ए और डी ए, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है इन एक्स एंड वाई। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है एक्स इंटू वाई, ठीक है। तो इसका मतलब पहला हमारे पास एक्स का एलिमेंट है, तो ये एक्स का एलिमेंट पहला है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास क्या बनेगा, धस एक्स क्या बनेगा, ए बी सी और डी, और वाई हमारे पास क्या बनेगा आपके सामने, सेकंड एलिमेंट देखें तो ए है, इसका मतलब जस्ट ए है। गॉट इट। अब मुझे लगता है आपको ये बात क्लियर हो जाएगी कि हमारे पास सबसे पहले जो पी एक्स हो या वाई हो या बी हो या ए हो, हमने सबसे पहले ये चेक करना है कि हमारे पास सेट किसका है। सबसे पहले अगर वो एक्स से है तो उसका मतलब पहला एलिमेंट एक्स होगा, अगर यहाँ पर वाई होता है तो इसका मतलब ये पहला एलिमेंट वाई का है, ठीक है। ये चीज़ बस आपने चेक करनी है। सो दिस इज़ योर आंसर, सिंपल। इसी तरह हम क्वेश्चन 5 को देखेंगे। क्वेश्चन 5 में हमारे पास क्या है,
let A is equal to this and B is equal to this, which of the following define a relation from A to B। अब यहाँ पे इन्होंने कहा है कि हमें सेट गिवन किए हुए हैं A और B के, और विच ऑफ द फॉलोइंग डिफाइंड अ रिलेशन फ्रॉम A टू B, और हमने ये रिलेशन फाइंड करना है कि इनका रिलेशन हमें क्या दे रहा है। अब इसका मतलब है कि गिवन डैट हमारे पास है, गिवन डैट A is equal to 1 2 3 7 and B is equal to 3 0 -1 और 7। ठीक है, तो हमारे पास पार्ट 1 में क्या है, पार्ट 1 में कह रहे हैं R1 इज इक्वल टू 2 1 और 7 1। ठीक है, अब ये कौन सा रिलेशन है यहाँ पे हमने बताना है कि ये हमारा रिलेशन अगर आप देखें तो R1 इज़ नॉट अ रिलेशन फ्रॉम A टू B बिकॉज सेकेंड एलिमेंट इन ऑर्डर पेयर 1 बिलोंग्स टू B। ठीक है, अब ये 2 1 है और 7 1 है, तो ये तो यहाँ पर तो कोई भी नहीं है, अगर देखा जाए कोई भी नहीं है यहाँ पर, तो आप क्या लिखोगे यहाँ पर, क्योंकि अगर आप देखें तो यहाँ पे कोई भी आपस में कोई रिलेशन ही नहीं बन रहा। आप देखें ना 2 1 पेयर और 7 1, इसका बन सकते ए में और बी में, तो इसका मतलब ये है कि आप लिखोगे R1 इज़ नॉट अ रिलेशन फ्रॉम A to B because second element in ordered pair 1 belongs not belongs to B। ठीक है, 1 not belong to B। इसी तरह सेकंड आपके पास आ जाएगा R2 -1 और 1। अब -1 और 1 बनेगा, तो हेयर -1 नॉट बिलोंग टू A एंड 1 नॉट बिलोंग टू B, तो R2 इज़ नॉट अ रिलेशन। सिंपल। अब यहाँ पे पार्ट 3 देखते हैं, पार्ट 3 में कौन सा है, R3 2 -1 7 7 और 1 3। अब इसका बताना है हमने, तो हेयर 2 7 1 बिलोंग्स टू A एंड -1 7 और 3 बिलोंग्स टू B, सो R3 is a relation from set A and to set B। अब आपको समझ आ गई होगी कि हमारे पास जो ये 2 7 जो हमारे पास यहाँ पे 2 7 1 बिलोंग्स टू A, मतलब यहाँ पे 2 7 और 1 भी आ रहा है। ठीक है, इसी तरह -1 7 और 3 बिलोंग्स टू B, तो -1 7 और 3 बिलोंग्स कर रहा है, तो इसीलिए ये रिलेशन किसका हुआ, R3 के क्या हुआ, इज़ अ रिलेशन फ्रॉम सेट A टू सेट B। अंडरस्टूड, यहाँ से इस तरह से आपने लिखना था। तो ये तरीका है कि आपने सिर्फ ये बताना है कि इनका क्या आपस में कोई रिलेशन है। ठीक है, तो वो आपने यहाँ से देखकर सिंपल बता देना है। इसी तरह हम अपने पार्ट 4 की तरफ देखते हैं। पार्ट 4 में हमारे पास क्या है पार्ट 4 में R4 इज इक्वल टू 7 -1 0 3 3 3 0 7, so here 0 belongs to A। ठीक है, ठीक है, 0 belongs to A। अगर देखा जाए तो हमारे पास यहाँ पर अगर देखा जाए कि आपके पास 0 जो है वो बिलोंग्स नहीं कर रहा A में, अगर देखा जाए। ठीक है, क्योंकि A में आ रहा है ना ये 0, क्योंकि हमारा यहाँ 0 है ही नहीं है। अगर देखा जाए A में तो 0 नहीं है, इसमें यहाँ पर A में 0, तो ये हमारा 0, सो R4 इज़ नॉट रिलेशन फ्रॉम A टू B। सिंपल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 हमारा यहाँ ख़त्म होता है। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ।
अब क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या कहा गया? क्वेश्चन नंबर 6 कह रहे हैं कि इफ़ ए इज़ दिस, बी इज़ दिस एंड सी इज़ दिस, शो डैट ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी क्रॉस सी। ठीक है, अब हमने यहाँ पे शो डैट करना है, तो ये देखते हैं। चलें, सॉल्यूशन। सबसे पहले आपको पता है कि मैं गिवन डैट लिखती हूँ, जो हमें गिवन होता है वो मैं सबसे पहले मेंशन कर देती हूँ अंडर द सॉल्यूशन एरिया। ठीक है, उससे लिखने से ये पता होता है कि देखने वाला एग्जामिनर इस चीज़ पे देखने से खुश हो जाता है कि इस बच्चे को मेथड जो है ना, तरीके का पता है। तो नाउ वी हैव टू शो दैट A क्रॉस A इंटू B क्रॉस B इंटरसेक्शन C क्रॉस C। ठीक है, नाउ फर्स्ट वी विल टेक द लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, A क्रॉस A, सबसे पहले मैं A क्रॉस A निकालूंगी। फाइव 6 6 5 6 6। ठीक है, ये निकाल लिया। अब मैं जाऊंगी किसकी तरफ? राइट हैंड साइड, B क्रॉस B निकालूंगी। 4 5 6 4 5 6 4 4 4 5 4 6। ठीक है, 5 4 5 5 5 6 6 4 6 5 6 6। इसी तरह एंड C क्रॉस C 5 6 7। ठीक है, 5 6 7 5 5 5 6 5 7 6 5 6 6 6 7 7 5 7 6 7 7। ये सारा बन गया 10। अब आपने क्या करना है? B क्रॉस B में से इंटरसेक्शन लेना है C क्रॉस C। ठीक है, तो उसके लिए आप क्या करोगे? B क्रॉस B और C क्रॉस C। अब आपने क्या करना है? मैं थोड़ा सा पीछे करके लिख लूँ ताकि पूरा आ जाए। B क्रॉस B इंटरसेक्शन C क्रॉस C। ठीक है, तो उसके लिए आप क्या करोगे? सिंपल वे में हमारे पास क्या होगा कि B क्रॉस B का जो आंसर आया वो आप यहाँ लिख दोगे 4 4 4 5। अगर आप ये ना भी लिखो तो मैं अगर इसी तरह ही कर लूँ तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि फिर लॉन्ग हो जाएगा। हाँ मेरा बेटा, फिर ये लॉन्ग हो जाएगा। तो अगर आप देखें तो इसके इंटरसेक्शन निकालना है। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कि आपने जस्ट कॉमन लेना है। ठीक है, तो इसमें से जो कॉमन होगा वो मैं लिख रही हूँ 5 5। ठीक है, 5 6 6 5 और 6 6। ठीक है, ये आपका आ गया। अब आपने क्या करना है? आपने ये देखो, ये 1 है आपके पास और ये 2 है। तो अगर आप देखो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 अगर आप देखें तो आपके पास ये वाली जो चीज़ है, ठीक है, एक ये A क्रॉस A और एक ये। ठीक है, तो दोनों देखा जाए तो बिल्कुल सेम है। तो अब हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि हमारे पास ये प्रूव्ड हो गया फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड कि A क्रॉस A इज इक्वल टू B क्रॉस B इंटरसेक्शन C क्रॉस C। ठीक है, प्रूव्ड।
सिंपल आपने यहाँ लिख देना है, ठीक है। ये आपका प्रूफ्ड हो गया। इसी तरह हम अपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें क्या कहा गया, सॉल्यूशन, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है, लेट ए इज दिस, बी इज दिस एंड सी एंड डी, चेक इफ़ ए इंटरसेक्शन सी इंटू बी इंटरसेक्शन डी, फिर ए प्रोडक्ट बी इंटरसेक्शन सी इज़ ट्रू। चलें, ठीक है। अब हम ये चेक करते हैं कि ये दोनों के आपस में कंडीशन ट्रू है या नहीं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन दैट ए का सेट 1 2 3, बी का सेट 2 3 5, सी का सेट 3 4 और डी का सेट 1 3 5, ठीक है। अब हमारे पास है, वी हैव टू शो दैट व्हाट ए इंटरसेक्शन सी फिर बी इंटरसेक्शन डी इज इक्वल टू ए इंटू बी इंटरसेक्शन सी इंटू डी, ठीक है। तो सबसे पहले हम लेफ़्ट हैंड साइड करते हैं। लेफ़्ट हैंड साइड में सबसे पहले क्या आएगा, ए इंटरसेक्शन सी, ठीक है। ए इंटरसेक्शन सी निकालना है आपने, तो मैं निकालूंगी पहले 1 2 3 इंटरसेक्शन 3 4, ए इंटरसेक्शन सी निकालेंगे हम। तो मेरे पास आ जाएगा इसमें से क्या, जस्ट 3, क्योंकि इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन। ये आपको भी पता है कि हम कौन से लेते हैं, कॉमन एलिमेंट्स लेते हैं, ठीक है। ये इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, कॉमन एलिमेंट्स। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, अगर 9th क्लास के बच्चा है, अगर कोई सेट्स के चैप्टर को अभी से पढ़ रहा है, ठीक है, जो उसको ना पता हो, तो मैंने ये लिख दिया। इसी तरह मेरे पास बी इंटरसेक्शन डी आएगा, इसको फाइंड आउट करना है पहले मैंने डी। तो बी क्या था मेरे पास, 2 3 5, इंटरसेक्शन डी लेना है 1 3 5, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 और 5, ठीक है। अब इसमें से क्या करना है मैंने, अब पहले मैंने अभी कंप्लीट नहीं किया लेफ़्ट हैंड साइड, उसको अभी कंप्लीट करने वाला है हमारे पास, क्रॉस भी करना है हमें इनका, बी इंटरसेक्शन डी। तो ये 3 मल्टीप्लाई बाय 3 5, इसका सेट क्या बनेगा, 3 3 और 3 5, ठीक है। ये आपका हो गया इक्वेशन 1। अब हम चलते हैं राइट हैंड साइड की तरफ, ठीक है, जिसमें सबसे पहले हमारे पास आएगा ए क्रॉस बी, जिसमें 1 2 3 क्रॉस 3 5, तो 1 2 1 3 1 5, ठीक है। फिर 2 2 2 3 2 5, इसी तरह 3 2 3 3 3 5। मैं दोबारा से चेक कर लूँ कोई मिस्टेक तो नहीं है मेरी, 2 2 2 3 2 5 3 2 3 3 3 5, ठीक है। एंड सी क्रॉस डी 3 4 मल्टीप्लाई बाय 1 3 5, तो क्या आ जाएगा 3 1 3 3 3 5 4 1 4 3 4 5, ठीक है। अब यही ए क्रॉस बी का इंटरसेक्शन सी क्रॉस डी का, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन मैंने लूँगी, तो इसमें से जो कॉमन होगा वो मैं लिख लूँगी। इसमें से जो कॉमन है वो है 3 3 3 5, और ये हो गया इक्वेशन 2। अगर आप देखें फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, ठीक है, तो इस चीज़ का प्रूव्ड हो गया है कि ए इंटरसेक्शन सी मल्टीप्लाई बाय बी इंटरसेक्शन डी
इज इक्वल टू ए इंटू बी इंटरसेक्शन सी इंटू डी, इट इज़ ट्रू। आप लिख देंगे सिंपल, क्योंकि इक्वेशन 2 देखें और इक्वेशन 1 देखें दोनों सेम है, तो आपने ट्रू लिख दिया, सिंपल। इसी तरह हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं हम। लेट ए द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 8, बी द सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स लेस देन 8, सी द सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स, वेरीफाई। फिर इन्होंने 2 पार्ट्स दिए जिसको हमने वेरीफाई करना है। तो एनी हाउ चलते हैं हम अपने, सबसे पहले हम सोल्यूशन की तरफ चलते हैं और सोल्यूशन में हम लिखते हैं गिवन दैट ए इज इक्वल टू द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स less than 8, that is a is equal to 1 2 3 4 5 6 7, लेस देन 8 बोला तो 8 will not be included, so B the set of all prime numbers less than 8, that is B is equal to 2 3 5 7। ठीक है, तो इसमें C आ जाता है द सेट ऑफ ऑल इवन प्राइम नंबर्स। ठीक है, इवन प्राइम नंबर्स, ठीक है, दैट इज C इज इक्वल टू 2। अब ए बी सी का सेट लिख लिया है, तो अब चलते हैं पार्ट 1 की तरफ। ए इंटरसेक्शन बी क्रॉस सी, ए क्रॉस सी इंटरसेक्शन बी क्रॉस सी। तो चलें देखते हैं, पार्ट 1 हम कर रहे हैं। ठीक है, अब सबसे पहले लेफ़्ट हैंड साइड लेंगे हम ए इंटरसेक्शन बी। तो ए आपके पास 1 2 3 4 5 6 7, इंटरसेक्शन 2 3 5 7, तो आपके पास आ जाएगा ये इंटरसेक्शन बी 2 3 5 7। इसी तरह हमारे पास अब ए इंटरसेक्शन बी और क्रॉस सी निकालना है, तो 2 3 5 7 और सी 2 आया है, तब इसका बनेगा 2 2 3 2 3 5 3 2 और 5 2, ठीक है, और 5 7। एक मिनट, 2 2, ठीक है, 3 2 5 2 और 7 2, ठीक है। तो ये आपकी इक्वेशन 1 हो गई, आप लिख दिया आपने यहाँ पर। अब हम चलेंगे अपनी राइट हैंड साइड की तरफ। ठीक है, राइट हैंड साइड पे हमारे पास सबसे पहले एक क्रॉस सी आता है, तो हम उसको करेंगे 4 5 6 7 और क्रॉस सी हमारे पास क्या आया था 2। सबसे पहले हम ये 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 और 7 2, ठीक है। ए क्रॉस सी निकालिए एंड बी क्रॉस सी, तो बी आपके पास क्या है 2 3 5 7, ठीक है, क्रॉस 2 2 2 2 3 2 5 और गलत हो गया, आई एम रियली सॉरी, 2 2 3 2 5 2 7 2, ठीक है। अब हम निकालेंगे राइट हैंड साइड का जो एग्जैक्ट जो हमने निकालना था वो है
ए क्रॉस सी इंटरसेक्शन बी क्रॉस सी। तो वो आ जाएगा, इंटरसेक्शन आपने कॉमन निकालना है, तो वो है कॉमन 2 2, ठीक है, 3 2, 5 2 और 7 2। तो ये आपकी इक्वेशन 2 बन गई। और हम देख भी लेते हैं, ए इंटू क्रॉस सी में 2 2, 3 2, 5 2 और 7 2, ठीक है, वही मैंने लिख दिया यहाँ पे। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, ए इंटरसेक्शन बी क्रॉस सी, ए क्रॉस सी इंटरसेक्शन बी क्रॉस सी प्रूव्ड, सिंपल, ठीक है। ये आपका हो गया पार्ट 1। और अब हमने करना है इसका पार्ट 2। चलिए देखते हैं इसका पार्ट 2 क्या है। पार्ट 2 है हमारे पास इसका, ये हमने किया था पार्ट 1, राइट। अब पार्ट 2 है हमारे पास, ए क्रॉस बी माइनस सी इज इक्वल टू ए इंटू बी माइनस ए क्रॉस सी। चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले क्या आएगा, लेफ़्ट हैंड साइड, जिसमें हमने पहले फाइंड आउट करना है b माइनस सी, ठीक है। तो b था 2 3 5 7 और -2, तो ये आ जाएगा b माइनस सी क्या 3 5 7। तो लेफ़्ट हैंड साइड हमारे पास a क्रॉस b माइनस सी था, तो a हमारे पास था 1 2 3 4 5 6 7 और क्रॉस 3 5 7। यहाँ पे क्रॉस का जो मतलब है वो आप लोगों को अब समझ आ गया होगा कि आपने सेट्स बनाने हैं, 1 3 1 5 1 7, ठीक है। अब है 2 3 2 5 2 7 3 3 3 5 3 7 4 3 4 5 4 7 5 3 5 5 5 7 6 3 6 5 6 7 7 3 7 5 7 7, ठीक है। ये आपका लेफ़्ट हैंड साइड हो गई और ये आपकी इक्वेशन 1 भी हो गई। इसी तरह अब हमारी है राइट हैंड साइड, ठीक है, जिसमें आपने ए क्रॉस बी मालूम करना है सबसे पहले। तो चलें देखते हैं, ये हमारे आपके पास क्या था, 1 2 3 4 5 6 7 और ये बी था 2 3 5 7। ये भी सेट आपका बहुत लॉन्ग होने वाला है। चलें 1 2 1 3 1 5 1 7, ठीक है। अब 2 2 2 3 2 5 2 7, ठीक है। अब 3 के साथ 3 2 3 3 3 5 3 7। अब 4 के साथ 4 2 4 3 4 5 4 7। अब किसके साथ, 5 के साथ 5 2 5 3 5 5 5 7। अब किसके साथ, 6 के 6 2 6 3 6 5 6 7। अब लास्ट में किसके साथ, 7 2 7 3 7 5 और 7 7, ठीक है।
इसी तरह अभी आपका राइट हैंड साइड का क्या रहता है, ए क्रॉस सी। तो ए क्रॉस सी, ए क्या था 1 2 3 4 5 6 7, क्रॉस सी क्या था ओनली 2। तो ये बनेगा 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2। ठीक है। अब राइट हैंड साइड में बेसिकली जो हमारे पास हमने करना था वो था ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी। ठीक है, ये असल में हमने करना था ए क्रॉस सी। तो आपने इन दोनों में से जो सेम होंगे वो माइनस कर देंगे और हमारे पास बेसिकली जो आंसर आएगा वो मैं लिख देती हूँ यहाँ पर 1 3 1 5 1 7। ठीक है, 2 3 2 5 2 7 3 3 3 5 3 7 4 3 4 5 4 7 5 3 5 5 5 7 6 3 6 5 6 7 और 7 3 7 5 7 7। ठीक है, ये है। तो ये आपकी इक्वेशन 2 हो गई। अब आप फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, so we have A cross B minus C, A cross B minus A cross C, proved, simple। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं कि हमने किस तरह से करना है। अब इन्होंने कहा है कि आपके पास let A is equal to this set and R be the relation defined as is square of on A. Write R as a subset of A cross A. Also find the domain and range of R। ठीक है, अच्छा यहाँ पे मैं गिवन डैट पहले लिखती हूँ। आपके पास जो गिवन डैट है वो है एक सेट है A जो 1 2 3 4 अप टू सो ऑन 45 तक है। ठीक है, एंड R be the relation defined as is square of on A। ठीक है, that is R is equal to उसका सेट का सेट बनाना है आपने 2 4 3 9 4 16 5 25 एंड 6 36। ठीक है, इन्होंने कहा था ना इज स्क्वेयर ऑफ, तो इज स्क्वेयर का मतलब 1 का स्क्वेयर 1, 2 का स्क्वेयर 4, 3 का स्क्वेयर 9, 4 का स्क्वेयर 16, 5 का स्क्वेयर 25, 6 का स्क्वेयर 36। अब 7 का स्क्वेयर 49 बनना था, लेकिन हमारे पास कहाँ तक सेट था 45, इसलिए हमने 6 तक कर लिया, उससे आगे हम नहीं गए। अंडरस्टूड? इस स्क्वेयर ऑफ का मतलब ये था जो मैंने आपको यहाँ समझा दिया। ठीक है, तो अब हमने कहा था डोमेन ऑफ आर निकालना है। तो डोमेन ऑफ आर हमारे पास क्या होगा, डोमेन ऑफ आर आपके पास क्या होगा, जो आपका फर्स्ट एलिमेंट, तो फर्स्ट एलिमेंट में क्या क्या आ रहे हैं 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, हर सेट का फर्स्ट एलिमेंट 3 4 5 ये आपकी डोमेन होती है। और रेंज क्या होती है, रेंज ऑफ आर योर सेकंड 1 4 9 16 यू कैन से जो आपकी स्क्वायर आई है। ठीक है, सो दिस इज दैट, रिमेंबर दिस डोमेन जो होती है वो फर्स्ट एलिमेंट होती है और रेंज जो होती है वो
सेकंड है, मतलब यू कैन से एक्स की एक्स जो होता है वो डोमेन होता है और वाई जो होता है वो रेंज होता है, ठीक है, इन सेंस अदर सेंस अगर आप ये बात करें. सो दिस इज़ योर आंसर. और नाउ वी आर गोइंग टू मूव क्वेश्चन नंबर 10. अब क्वेश्चन नंबर 10 में हमारे पास गिवन है relation R is given by the set of this, determine its domain and range and represent this relation using table. ठीक है, यूजिंग टेबल से भी हमने रिप्रेजेंट करना है और ये हमने इसको सॉल्व करना है. चलिए लेट्स सी. अब हमारे पास सॉल्यूशन है, साथ में गिवन डेट भी है. गिवन डेट हमारे पास एक रिलेशन है, यहाँ पे आर इज़ गिवन, ठीक है, एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 which is x belongs to 0 1 2 3 4 5. अब यहाँ पे लिखना है we have to find its domain and range, ठीक है. so we need to calculate y for each x, ठीक है, each x. so at x इज इक्वल टू 0 तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा. अब आप देखें आपके क्वेश्चन में आपको ये गिवन है कि y किसके बराबर है, x प्लस 3 के. तो आप y इधर से निकालेंगी, ठीक है. और उन्होंने आपको क्या बोला, x की जो वैल्यूज़ गिवन है वो क्या गिवन है, 0 1 2 3 4 5, ठीक है. तो आपने इस बिना पे रख के आपने y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. और x आपको बता दिया है कि x 0 1 2 3 4 और 5 तक गिवन है, ठीक है. तो इस x की वैल्यूज़ को पुट करके आपने y को फाइंड आउट करना है. तो 0 प्लस 3 विल बी 3, तो 1 प्लस 3 विल बी 4, 2 प्लस 3 विल बी 5, 3 plus 3 will be 6, 4 plus 3 will be 7 and 5 plus 3 will be 8. So thus R is equal to क्या बनेगा, 0 3 0 3 then 1 4 then 2 5 then 3 6 then 4 7 देन 5 8, ठीक है, ठीक है. जैसे 0 3 पहला सेट, 1 4 दूसरा सेट, 2 5 तीसरा सेट, 3 6 तीसरा. इस तरह से आपने ये आर का रिलेशन निकाल लिया, ठीक है. दिस इज़ द वे वी विल कैलकुलेट दिस आर. सो 2 5, ठीक है, ये आर निकाल लिया. अब यहाँ पे आपने सबसे पहले क्या निकालना है, डोमेन ऑफ आर. तो डोमेन ऑफ आर आपके पास क्या होता है, एक्स 0 1 2 3 4 5 मैंने आपको पहले ही बताया था. एंड रेंज ऑफ आर क्या होता है, वाई, ठीक है, जो आपका वाई 3 4 5 6 7 8. सो रिप्रेजेंटेशन of relation using table, ठीक है, using table. सो टेबल के थ्रू मैं निकाल देती हूँ आपको x और y. तो ये आ गया 0 1 2 3 4 5 3 4 5 6 7 8. ये आपका निकालना था जो मैंने आपको कर दिया, ठीक है. ये है आपका टेबल जो कि आपने बनाना था. दिस इज़ द वे वी विल मेक अ टेबल. उन्होंने कहा था कि आपने
रिप्रेजेंट भी करना है टेबल के उस पर। तो दिस इज़ द लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ वी हैव डन क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास यहाँ पर कंप्लीट हो गया। और अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 के बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 11 में हमारे पास क्या गिवन है। अब हम क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास है रिप्रेजेंट ईच ऑफ द गिवन रिलेशन बाय अ ग्राफ। ठीक है, पहला पार्ट जो है वो है एक्स वाई। ठीक है, x इज इक्वल टू 2y, x बिलोंग्स टू 2 3 4 5 एंड y बिलोंग्स टू 1 2 3 4। ठीक है, यह आपने रिप्रेजेंट करना है ग्राफ के थ्रू। ठीक है, चलिए देखते हैं हम इसको कैसे करेंगे। सबसे पहला पार्ट 1 में हमारे पास गिवन डैट है, जो सेट गिवन है रिलेशन। ठीक है, जिसको रिलेशन हमारा गिवन है, इसको आप कह दें R1, क्योंकि पार्ट 1 है तो R1 लिख दें। और x हमारे पास जो गिवन है सेट, एंड y बिलोंग्स गिवन जो सेट है हमारे पास। ठीक है, अच्छा, अब वी आर लुकिंग फॉर एक्स वाई सच डैट x इज इक्वल टू, सो हियर वी आर लुकिंग फॉर एक्स वाई। ठीक है, सच डैट x इज इक्वल टू 2y, वेयर x belongs to 2 3 4 5 and y belongs to 1 2 3 4। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास y जो है, y इज इक्वल टू हमारे पास जो गिवन है सबसे पहले वो 1 है, जो कि आप x प्लस x इज इक्वल टू 2 1 में तो आ जाएगा 2। सबसे पहले जो आपके पास x निकालने के लिए वैल्यू जो गिवन है वो आपने क्या करना है, ये निकालना, ये डालनी है सिंपल वे में। y इज इक्वल टू 2, x 2 2 4 आ जाएगा, y इज इक्वल टू 3। ठीक है, x इज इक्वल टू 2 3 6 आ जाएगा, विच इज़ नॉट एग्जैक्ट। ठीक है, डज नॉट होल्ड फॉर x बिलोंग्स टू 2 3 4 5। अगर आप देखें जो आपको पास x का सेट गिवन है उसमें ये नहीं है। जैसे y इज इक्वल टू 4 तो x हो जाएगा 2 4, तो ये 8 हो जाएगा, जो कि डज नॉट होल्ड फॉर x बिलोंग्स टू 2 3 4 और 5। ठीक है, ये भी होल्ड नहीं करना, तो इसी वजह से thus रिक्वायर्ड रिलेशन कौन सा हो गया, R, जो कि है 2 1 1 और 4 2, क्योंकि बाकी जो दोनों हैं वो तो होल्ड नहीं किए, तो इस वजह से वो नहीं होंगे, और ये हमारा रिक्वायर्ड हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम ग्राफ बनाएंगे, ड्राइंग द ग्राफ। ठीक है, ड्राइंग द ग्राफ। ठीक है, जिसमें हम पहले लाइन खींच लेंगे, इस वे में। ठीक है, और उसके बाद हम पहले 0, फिर हम कहेंगे 1। ठीक है,
2 3 4 माइनस में आ रहा है तो यह आ जाएगा 1 2 3 4 और ये 5। ये भी अगर आप लिखना चाहें तो लिख लें, नहीं तो इसका ज़रूरी नहीं है कोई, क्योंकि जो आपको चाहिए बस आप उस पे जो है ना 3 4 और 5। अच्छा, सबसे पहले आपने क्या करना है 2 और 1, ठीक है, मतलब x आपका 2 है और ये 1, ये बन गया। उसके बाद आपके पास है 4 और 2, 4 ये है और 2 ये है तो ये बन गया, ठीक है। तो ये ऐसे ड्रॉ हो गया और ये ऐसे हम मीट कर देंगे और बाद में ये, तो ये आपका 4 1 है, सॉरी 2 1 है, ठीक है, और ये आपका 4 2 है, ठीक है। अब आपने जाहिर सी बात है ये बात यहाँ पर लिख लें, द ग्राफ इज कंसिस्ट ऑफ, द ग्राफ इज consists of the distinct pairs representing the region are, ठीक है, this visually shows the pairs where x is twice y restricted by the values within the specified sets, ठीक है। अब हम यहाँ पर ये बताया सिर्फ इन लोगों ने कि जो हमारे पास डिस्टिंक्ट पेयर्स बने थे ना, जो हमने रिक्वायर्ड रिलेशन के पेयर्स बनाए थे, हमने उसी के रिप्रेजेंट, हमने ग्राफ को उसी में रिप्रेजेंट किया, ठीक है। जस्ट और जस्ट यही बात उन्होंने एक्सप्लेन किया, इसके अलावा कोई भी नहीं है, इसलिए आप परेशान ना होइएगा। इसी तरह हम पार्ट 2 की तरफ चलते हैं। अपने पार्ट 2 में हमें क्या गिवन है, पार्ट 2 में हमारे पास जो रिलेशन है वो है एक्स वाई, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3, एक्स वाई और आर नेचुरल नंबर्स विच इज़ लेस देन 10 होगा, ठीक है। तो चलें देखते हैं इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे आपने क्या किया, लेट कर दिया R2 से, क्योंकि पार्ट 2 है तो इसलिए R2 लगा दिया। अगर आप टू नहीं भी लगाएंगे तो इट्स ओके, फाइन, नो प्रॉब्लम, कोई परेशानी नहीं। अगर आप सिंपल R भी लिख देंगे ना तो चलेगा, ठीक है। जस्ट मैं नंबरिंग इसलिए दे रही हूँ कि पार्ट 2 के लिहाज से कि ये पार्ट 2 है, ठीक है, वरना अदरवाइज़ नो नीड टू राइट टू, नंबरिंग देने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे आपके पास x जो है, सबसे पहले मैं वो सेट लिख लूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जो कि नेचुरल नंबर्स हैं लेकिन लेस देन 9 है, ठीक है। और ये है 1 2 3 4 5, उन्होंने कहा बोथ ऐसे हैं तो बोथ हमें लिखने पड़ेंगे, जो कि x ये है बिलोंग्स टू दिस एंड y बिलोंग्स टू दिस, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने आपको गिवन किया है कि y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 होगा, ठीक है। अब हमने सबसे पहले ये चेक करना है वैल्यूज़ पुट करके कि क्या वाकई ये इसी तरह ही है, मतलब जो हमारे पेयर्स हैं वो क्या यहाँ पर जो है होल्ड करते हैं या नहीं x के सेट में, ठीक है। तो चलिए हम y की वैल्यूज़ लेके इसको सॉल्व करेंगे। तो हम पुटिंग करते रहेंगे और साथ साथ डालते, मतलब ये करते रहेंगे। और अब हमारे पास यहाँ पर y का दिया हुआ, y फाइंड आउट करनी है और होल्ड करना है किस पे, y के सेट पे, और x की वैल्यूज़ हम पुट करेंगे, ठीक है। पहले हमारे शुरू में क्या था, हमने पार्ट 1 में y की वैल्यू पुट करके x की निकाली थी। तो अब ये क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 1 y 1 प्लस 3 इज इक्वल टू क्या है 4, ठीक है। अब यहाँ पे 4 देखा जाए तो 4 है, चलें x इज इक्वल टू 2 y
2 + 3 5 भी है। x = 3, y 3 + 3 6 भी है। x = 4, y 4 + 3 7 भी है। x = 5, y = 5 + 3 8 भी है। x = 6, y = 6 + 3 9 भी है। ठीक है, अब x = 7, तो 7 + 3 7 8 9 10, तो 10 होल्ड नहीं है। तो आप यहाँ लिख दें डज नॉट होल्ड। यहाँ पे आ जाएगा डज नॉट होल्ड, डज नॉट होल्ड। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा था ये डज नॉट होल्ड फॉर x बिलोंग्स, तो इसी तरह आपने डज नॉट होल्ड फॉर x बिलोंग्स टू 1 से लेके 1 2 अप टू सो ऑन 9। ठीक है, इसी तरह x = 8 करेंगे तो y 8 + 3 11 आ जाएगा, तो ये भी डज नॉट होल्ड, डज नॉट होल्ड फॉर x बिलोंग्स टू 1 2 अप टू सो ऑन 9। ठीक है, इसी तरह x = 9 देख लेंगे, y = 9 + 3 12, तो ये भी डज नॉट होल्ड। ठीक है, डज नॉट होल्ड दिस। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास जो पेयर बनेंगे वो मैं बताती चलूँ कि x y, तो आ जाएगा 1 4, x y क्या आ जाएगा 2 5, x y 3 6, x y 4 7, x y 5 8, x y 9 6। ठीक है, सॉरी 6 9, 6 9। ठीक है, अब ये जाहिर सी बात है, ये इस तरह से आपने इसके पेयर्स बना लिए। वो सिर्फ मैंने यहाँ पर ये पेयर्स इसलिए बना लिए कि ताकि आपको जब आगे से जब आप इसको करेंगे ग्राफ में, तो ताकि आपको इजीली हो कि आपने किस तरह से करना है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया था 10 रिक्वायर्ड रिलेशन इज़। ठीक है, मैं भी इसी तरह यहाँ पे लिख दूँगी 10 रिक्वायर्ड रिलेशन इज़, जो हमारे बने थे वो आप यहाँ लिख देंगे 1 4 2 5 3 6 4 7 4 8 और 6 9। ठीक है, ये आपका रिक्वायर्ड रिलेशन हो गया। तो अब हमने ग्राफ बनाना है, तो लेट्स सी हम ग्राफ कैसे बनाएंगे। ठीक है, ये आ गया आपका y एक्सिस, ये आपका आ गया x एक्सिस, ये आ गया 0 और 1 2 3 4 5 6 7, ये x एक्सिस वो है, ये y, ये आ गया 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ठीक है, अब सबसे पहले आपका जो रिलेशन बना था वो था 1 4, तो अब मैं 1 4 पे करूँगी। 1 जो है आपका क्या है, ये x है और y 4 है, तो ये आ गया 1 4। तो आपने लाइन ऐसे जो है कर दे, ड्रॉ कर दे। ये थोड़ा सा पीछे हो गया, तो मैं इसको यहाँ से इरेज करके इसके बराबर कर लेती हूँ, सिंपल। अब अगला था आपके पास 2 5। ठीक है, 2 और 5, ये हो गया 2 5। ठीक है, उसके बाद आपका है 3 6। ठीक है, 3 6, 3 6 भी हो गया। अब कह रहे हैं 4 7।
तो हो गया 4 7। अब कह रहे हैं 5 8, 5 8, 5 8 भी हो गया। उसके बाद आखिरी कह रहे हैं 6 9, 6 9, 6 9 सिंपल। ठीक है, तो ये आपका जो है ग्राफ है जो कि आपने इस तरह से सिंपल वे में रिप्रेजेंट कर देना है और ये बना लेना है सिंपल वे में। आई होपफुली आपको ये क्वेश्चन 11 भी बहुत अच्छी तरह समझ आया होगा। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 में भी आपने जस्ट ग्राफ्स बनाने हैं, ग्राफ में रिप्रेजेंट करने हैं। तो इफ़ L is this then make the following relation from L to M, also plot these relations on graph। तो इसके भी पार्ट्स हैं जो कि हमने ग्राफ बनाने हैं। तो रिलेशन में एक्स वाई है जो कि y लेस देन x है। ठीक है, y लेस देन x। चलिए अब देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम। अब हमारे पास यहाँ पे L जो है वो गिवन है क्या, सॉल्यूशन। हमारे पास यहाँ पे L गिवन है x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, x लेस देन 5 एंड m y बिलोंग्स टू प्राइम लेस देन 10। ठीक है, ये आपको गिवन है। और साथ में आपके पास यहाँ पे मैं L लिख देती हूँ कि आपका L का सेट क्या बनेगा, 1 2 3 4 5 नेचुरल नंबर्स एंड M बनेगा प्राइम 2 3 5 7। ठीक है, तो अब इन्होंने कहा है देन मेक द फॉलोइंग रिलेशंस फ्रॉम L टू M। तो आप इन्होंने कहा है कि आपने रिलेशन मतलब बनाना है। तो L टू M, तो L टू M का हम रिलेशन बनाएंगे। सबसे पहले L क्रॉस M। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 2 3 4 5 क्रॉस 2 3 5 7। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम बनाएंगे 1 2 1 3 1 5 1 7, 2 1 2 2 2 3 2 2 1 नहीं आना, 2 2 आना, 2 3 2 5 2 7। ठीक है, 3 2 3 3 3 5 3 7, 4 2 4 3 4 5 4 7। 4 के बाद आती है 5 2 5 3 5 5 5 7। ठीक है, ये आपका बन गया। अब उसके बाद उन्होंने कहा है कि हमने रिलेशन को भी इसमें लिखना है। तो हम हमारा रिलेशन क्या लिखा जाएगा, R1 जो कि आपके पास है एक्स वाई लेस देन एक्स। तो R1 आ जाएगा हमारे पास क्या, 3 2। ठीक है, 4 2। आपने कंडीशन देखनी है कि y जो है वो लेस देन 6 होना चाहिए। ठीक है, तो हमारा जो y है वो लेस देन 6 ही है। अगर आप देखें तो मैं सिर्फ वही सेट उठाऊंगी जो लेस देन x होगा, 6 नहीं x। ठीक है, वो मैंने 6 बोल दिया गलती से, तो x होगा। आपने सिर्फ वो वाला सेट उठाने हैं जो हमारे पास y जो होगा वो लेस देन होगा। ठीक है, x से, जैसे 2 लेस देन है 2, 4 से लेस देन 3, लेस देन 5 4 5 4 5 नहीं होगा यहाँ पर, क्योंकि 5 जो है वो ग्रेटर आ गया, यहाँ पे 5 नहीं होगा। ठीक है, और यहाँ पे अगर देखा जाए ये भी ग्रेटर है, ये भी ग्रेटर है।
तो ये बन जाएगा 3 2 4 2 4 3 5 2 5 3। पीछे सेट को मैं देखती हूँ दोबारा, y जो है वो लेस देन होना चाहिए, तो ये भी ग्रेटर है, ये भी 2 2 बराबर है, ये भी ग्रेटर है, ये भी ग्रेटर, ये भी 3 2, तो ये सही है, ये नहीं, ये भी ग्रेटर, ये भी, तो 4 2 लिख लिया, 4 3 भी लिख लिया, 4 5, तो 5 जो होगा वो ग्रेटर हो जाएगा, 4 7, अब 5 2 ले लिया, 5 2 और 5 3, अब 5 5 और 5 7 भी नहीं होगा। ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ के लिए मैंने इसकी ऑलरेडी एक पिक्चर जो है वो बना के रखी थी, ताकि इजीली और नीट एंड क्लीन आपके सामने जो है ना आपको समझा सकूं। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले 3 और 2 का है, तो आपके पास ये 3 और 2 ये है। थोड़ी सी अपनी जो है वो मैं पिन की जो है वो मैं बारीक कर लूँ। 3 और 2, तो ये 3 और 2। अच्छा, उसके बाद है 4 2, तो ये 4 4 2 है। ठीक है, उसके बाद उन्होंने कहा है 4 3, तो 4 3 इसी के ऊपर 4 3। अब उसके बाद 5 2, तो 5 2 ये है 5 2। ठीक है, 5 2। अब उसके बाद 5 3, तो 5 3 इसी के ऊपर। बस इसी तरह आपने जो है ना ये सिंपल वे में आपने ये लिखना है, और सिंपल वे में ड्रॉ भी नहीं करना, सिर्फ आपने कोऑर्डिनेट्स बना के छोड़ देने हैं, डेट्स इट। तो यहाँ आपका ये पार्ट 1 कंप्लीट हुआ। इसी तरह हम पार्ट 2 की तरफ चलते हैं। पार्ट 2 में हमें क्या कहा गया है? पार्ट 2 में इन्होंने हमें कहा हुआ है कि R2, ठीक है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, इसको सॉल्व करना है। ठीक है, इसको हमने सॉल्व करना है, तो देखते हैं चले कैसे सॉल्व करते हैं पार्ट 2 को। अब यहाँ पे हमारे पास पार्ट 2 आ जाता है, और पार्ट 2 में हमारे पास है एक्स वाई और x माइनस वाई 1। तो यहाँ पर उन्होंने कहा है कि x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 आना चाहिए। ठीक है, मतलब ये कि x की कोऑर्डिनेट लेंगे, y का कोऑर्डिनेट लेंगे, तो वो इक्वल टू 1 आना चाहिए। आपने इस तरह का सेट लेना है। तो इस तरह का सेट में हमारे पास 3 2 है। अगर ये 3 माइनस 2 रखें तो 1, तो 1 इक्वल टू 1। तो इसके बाद हमारे पास है 4 3। ठीक है, अगर हम सेट की तरफ जाएं, जो हमने सेट बनाया है, तो इसमें 1 माइनस 2 भी नहीं, ये भी नहीं, 1 आना चाहिए 2। तो 2 माइनस 3 माइनस 1 नहीं। अच्छा, उसके बाद 3 माइनस 2 1 आ गया। उसके बाद 4 माइनस 2 भी नहीं, 4 माइनस 3 नहीं, 5 माइनस 2, मतलब इसका मतलब है कि 4 माइनस 3 1 होगा, और इसके अलावा कोई भी नहीं होगा। ठीक है, ये बात आपको समझ आ गई। इन्होंने कंडीशन दी थी कि कंडीशन में क्या होना चाहिए कि हमारे पास जो है 1 इक्वल टू 1 हो, मतलब आपके पास x का कोऑर्डिनेट y का कोऑर्डिनेट को दोनों को आप इसमें एलिमेंट्स को, सॉरी नॉट कोऑर्डिनेट, एलिमेंट्स को माइनस करेंगे तो हमारे पास 1 आना चाहिए। तो आपके सिर्फ ये 2 ही हैं। तो इसके हम देखते हैं ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं। तो इसको हम करते हैं थोड़ा सा बड़ा, और अब हम करेंगे 3 और 2, तो 3 और ये 2, तो 3 और 2, और अगला है 4 3, तो 4 और 3, ये आ गया 4 3, डेट्स इट। इसी तरह हम पार्ट 3 की तरफ चलते हैं। पार्ट 3 में हमारे पास क्या है? कंडीशन R3, हमारे पास कंडीशन है एक्स वाई प्लस एक्स इज इक्वल टू 2x। ठीक है, सोल्यूशन में हमारे पास कंडीशन आपके सामने है कि y प्लस एक्स इज इक्वल टू 2x। मतलब ये है कि आपने इन दोनों का जो यहाँ पर आपका आंसर आना चाहिए वो इक्वल होगा। तो लेट्स सपोज अगर हमारे पास पहला सेट क्या है, अगर आप पहला सेट देखें 1 2 है। ठीक है, तो अगर मैं 1 और 2 ले लूँ, 1 और 2, तो ये x का एलिमेंट है, ये y का, तो इसका मतलब y मेरे पास 2 है, x मेरे पास 1 है, तो ये 2 और 1, तो 2 प्लस 1 कितना हुआ 3, और 2 1 ज़ा 2, तो इसका मतलब ये रॉन्ग हो गया। इसी तरह मैं नेक्स्ट लेती हूँ 2 2, अगर मैं 2 2 लेती हूँ, 2 2 डबल वाला लेती हूँ, 2 प्लस 2 और 2 5, सॉरी 2 2,
तो ये आ जाएगा 4 = 4। इसका मतलब ये है कि डबल वाला जो सेट है वो इस कंडीशन में फिट है, डबल वाला सेट। बाकी कोई भी सेट इस कंडीशन में फिट नहीं है सिंपल वे में। अगर मैं ये देखें y + x = 2x, 5 + 5 और 2 5, ठीक है, तो ये 10 और 10, ठीक है। अब समझ आई, इस तरह से हमने इसको सॉल्व करना है। अब मैं इसका ग्राफ तैयार करते हैं हम। ग्राफ में हमारे पास आ जाता है 2 2, मतलब ये 2 2 2 2 3 3 और 5 5, ये है 5 5, ठीक है, सिंपल। इसी तरह हम पार्ट 4 की तरफ चलते हैं। पार्ट 4 में देखते हैं कि हमारे पास कंडीशन क्या है। पार्ट 4 में R4 = x y + x माइनस, इज इट माइनस और प्लस, माइनस है तो y - x, ठीक है। तो चलें देखते हैं इसकी क्या, इसकी कंडीशन में हम किस तरह से कौन सा फॉल होगा सेट। चलें हम देखते हैं। हमारे पास यहाँ पे कंडीशन है y - x = 2। इसका मतलब है कि हमने कोई ऐसे सेट 2 लेने हैं जो = 2 में आए, ठीक है। तो आप ये देखें, अगर फॉर एग्जांपल पीछे सेट पे देखें, 1 - 2 नहीं आ रहा, 1 - 3 नहीं आ रहा, 1 - 3 भी नहीं आ रहा, 2 - 2 भी नहीं आ रहा, 2 - 3 1 आता है, 2 - 5 3 आ जाएगा, और 2 - 7 वो, तो 3 - 2 भी नहीं, 3 - 3 भी नहीं, 3 - 5 - 2 आएगा, 3 तो 4 - 2 4 2 लेते हैं अगर, 4 और 2, तो नहीं, 2 - 4 = 2 -2 हो जाएगा ये। तो इसका मतलब ये है कि 2 वाला 2 4 नहीं, 2 4 भी नहीं आ रहा, 5 - 2 3 होता है, 3 - 2 2 - 2 7 5, हाँ 1 और 3 अगर लें, 1 और 3 लें हम, 1 और 3, ठीक है, तो 3 - 1 = 2, तो 2 = 2, ठीक है, गॉट इट। तो ये आ जाएगा सबसे पहले हमारे पास 1 और 3 का, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आएगा एक सेकंड ज़रा, मैं यहाँ पे सेट खोल रही हूँ ताकि मेरे सामने अगर होगा तो मैं इजीली जो है ना कर सकती हूँ। तो R4 में हमारे पास 1 3 3 5 और 5 7, ठीक है, 5 7। क्यों? क्योंकि आपके सामने अगर आप ये भी देखें कि हमने इसको किस तरह से सॉल्व करना है। अगर मैं आपको एक और बात बता दूं कि ये अगर फॉर एग्जांपल y - x = 2 है, ठीक है, तो y = x + 2 हो जाएगा। अब x को हमने = 1, x = 2, x = 3, x = 4, x = 5, ठीक है। तो यहाँ पे y = x + 2 है, तो ये आ जाएगा 1 + 2 और 3, तो ये आ जाएगा 1 3, ठीक है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर 3, तो ये y = x + 2 और 2 + 2 4, तो ये आ जाएगा 2 4, ठीक है। तो y = x + 3 2, तो 3 + 2 5, तो 3 5, ठीक है। अब आपको समझ आ रही होगी कि हमने किस तरह से किया है। 2 6, तो 4 6, y = x + 2 5 + 2 7, तो 5 7, ठीक है। सो ग्राफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेटिव्स इनका कैसे बनेगा, जो हमारे पास बना था, ये जस्ट आपको सिर्फ समझाने के तौर पे मैंने ये बनाया है। अगर आप ये नहीं भी लिखेंगे ना तो इसका ज़रूरी नहीं है लिखना, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ मैंने समझाने के तौर पे ये आपको बताया है कि हम किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन हमने जो ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है वो 3 ही यही करने रिलेशन, ठीक है, और कोई भी नहीं करना। ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के तौर पे बताया है। तो हम अपने ग्राफ को देखते हैं।
और यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। अब यहाँ पे 1 और 3 है, 1 और 3, 1 और 3, ठीक है, 3 और 5, 3 5 और 5 7, 5 7, ठीक है। ये आपका जो है ना रिप्रेजेंट हो गया, दैट्स इट। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 12 ख़त्म होता है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 और देखते हैं कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है। इन्होंने कहा है फाइंड ए एंड बी, ठीक है, फाइंड ए एंड बी इफ़ 2a - 7 b - 1 = 5 0। वेरी सिंपल क्वेश्चन, कोई इतना मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। आपने सिर्फ इनके इक्वल रख के आंसर निकाल देना है और कुछ भी नहीं करना। आपके पास जो गिवन डेट है वो आपने यहाँ लिख लेना है सबसे पहले, = 5 और 0, ठीक है। और आपके पास फिर है सबसे पहले एक कंडीशन है 2a - 9 = 5 और b - 1 = 0। तो 2a 5 + 7, तो 2a 7 + 5 12, तो a 12/2, तो a आ गया 6। इसी तरह b हम निकालेंगे तो b 1, तो आपके पास आ जाएगा b 1। तो हमारे पास आंसर क्या आया a और b का, हेंस a = 6 एंड b = 1, आंसर सिंपल। तो ये पार्ट 1 हो गया। अब हम देखते हैं पार्ट 2 की तरफ। 2 7 - 2a b - 1 = 7a 2b + 5। सॉल्यूशन 27 2a b - 1, ठीक है, 7a 2b + 5। नाउ 2 7 - 2a = 7a and b - 1 = 2b + 5। अब यहाँ पे 27 7a + 2a, 27 a कॉमन, तो 7 + 2 27, 9a, तो a = 27/9, तो आपके पास a जो आ जाएगा वो 3 आ जाएगा। इसी तरह हम b को उधर ले जाएंगे, -1 - 5, तो 2b - b, -1 - 5 इज़ -6, तो यहाँ पे आप करेंगे 2b - b, तो ये b आ जाएगा, तो b = -6। तो आपके पास हेंस a = 3 एंड b = -6। इसी तरह पार्ट 3 की तरफ देखते हैं। 2a + 5 3a b + 5 b - 4। सॉल्यूशन, तो 2a + 5 3a = b + 5 b - 4। सो नाउ 2a + 5, ठीक है, = b + 5, और एक और कंडीशन में है 3a = b - 4। तो आपके पास आ जाएगा 2a - b 5 - 5, 2a - b = 0, तो b = 2a। तो ये आ गया पहली इक्वेशन, ठीक है। इसी तरह दूसरी इक्वेशन में 3a - b -4, तो आपके पास अभी b की वैल्यू निकली थी, तो पुट b = 2a, तो आपके पास 3a - 2a -4, तो ये आ जाएगा a = -4, ठीक है। एक तो ये a की वैल्यू निकल गई। अब इसी a को पुट a = -4 इन इक्वेशन 1, तो b आ जाएगा 2 - 4,
तो b -8। सो हैंस a इज इक्वल टू -4 और b इज इक्वल टू -8। वेरी सिंपल। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में हमारे पास है इफ़ x इज इक्वल टू ABC एंड y इज इक्वल टू 1 देन फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x इंटू वाई, वाई इंटू एक्स एंड x इंटू एक्स। ठीक है, तो सबसे पहले पार्ट हमारे पास x इंटू वाई है। सोल्यूशन given that x is equal to a b c and y is equal to 1 2 और यहाँ पे x इंटू वाई, तो a b c इंटू 1 2। नेक्स्ट पेज। तो नेक्स्ट पेज पे मैं बाकी लिखती हूँ सेट्स कैसे बनाएंगे। A1 A2 B1 B2 एंड C1 C2। ठीक है, ये सो x इंटू वाई हैज़ 6 नंबर ऑफ एलिमेंट्स। Also we can find by using formula x3 y2। x के कितने एलिमेंट्स थे? 3। अगर देखा जाए तो a b c 3 हो गए और y के 2 हो गए, तो ये आ जाएगा x इंटू वाई, तो x इंटू वाई, तो ये आ जाएगा 3 इंटू 2 तो ये कितना हो गए 6। तो ये देखा जाए तो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये है। इसी तरह पार्ट 2 देखते हैं, y इंटू एक्स। ठीक है, y इंटू एक्स मालूम करना है, तो सोल्यूशन चलें y इंटू एक्स, तो y मेरे पास था 1 2 और x है a b c, तो ये बन गया 1a 1b 1c। ठीक है, इस तरह 2a 2b और 2c। ठीक है, तो x इंटू वाई इंटू एक्स हैज़ 6 एलिमेंट्स। ऑल्सो y इंटू एक्स, तो y इंटू एक्स, तो y था 2 और ये x था 3, तो ये 6 हो गया। इसी तरह पार्ट 3 की तरफ चलते हैं, जिसमें कहा था x इंटू एक्स। तो चलिए देखते हैं x इंटू एक्स कैसे करेंगे। x इंटू एक्स इज इक्वल टू a b c इंटू a b c, तो ये आ जाएगा ए बी ए सी। ठीक है, तो बी ए बी 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 सी। ठीक है, मैं नेक्स्ट पेज पे जा रही हूँ, तो सी ए सी बी सी सी। तो यहाँ पे x इंटू एक्स कितने एलिमेंट्स हुए? हैज़ 9 एलिमेंट्स। ठीक है, अगर हमने काउंट करें तो ये, सो ऑल्सो बाय यूजिंग फार्मूला x इंटू एक्स 3 3 था, तो इज इक्वल टू 9। वेरी सिंपल। ठीक है, आई होपफुली आपको समझ आई होगी। इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 थोड़ा सा हमारा डिफरेंट है, क्योंकि वो हमें वर्ड प्रॉब्लम में दिया हुआ है। तो आपको पता है कि वर्ड प्रॉब्लम में अगर क्वेश्चन दिया होता है तो उसको ज़रा थोड़ा सा समझना ज़रा टेक्निकली ज़रूरी होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 15 को मैं लिखूँगी नहीं, लेकिन रीड आउट करूँगी ताकि टाइम की बचत हो सके।
A company has 4 categories of employees. One is assistants A, clerk C, managers M, and an executive officer E. The company provides salaries of rupees 10,000, 25,000, 50,000 and 1 lakh to the people who work in the categories A, C, M, and E, respectively. If A1, A2, A3, A4, and A5 are assistants, C1, C2, C3, and C4 are clerks, M1, M2, and M3 and are managers, and E1 and E2 are executive officers. And if the relation R is defined by X or Y, where X is the salary given to person Y, express the relation R through order pairs and arrow diagram. ठीक है, तो सबसे पहले हम लिस्ट लिख लेते हैं. द लिस्ट ऑफ ईच एम्प्लॉय, ठीक है, कैटेगरीज एंड देयर सैलरीज. ठीक है, एंड देयर सैलरीज. तो इन्होंने असिस्टेंट ए की जो सैलरी बताई थी, ठीक है, ए, वो है रुपीज़ 10,000 ईच टू, जिसमें A1, A2, A3, A4 और A5 बोला था. ठीक है, असिस्टेंट्स. ठीक है, जिसमें उसके बाद क्लर्क्स आ जाते हैं, जिसको सी उसकी जो बताई थी वो 25,000 ईच टू क्लर्क 1, क्लर्क 2, क्लर्क 3. उसके बाद आ जाते हैं मैनेजर्स. ठीक है, जिसको एम उसकी बताई थी रुपीज़ 50,000. ठीक है, ईच टू मैनेजर 1, मैनेजर 2, मैनेजर 3. ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स. ठीक है, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स ई, जिसकी रुपीज़ 1 लाख थी. ठीक है, ईच टू एग्जीक्यूटिव 1, एग्जीक्यूटिव 2. अब नाउ वी डिफाइन अ रिलेशन आर, जो उन्होंने खुद बताया है वो है एक्स एंड वाई. ठीक है, वेयर एक्स जो है वो सैलरी है एंड वाई जो है वो एम्प्लॉय आइडेंटिफायर. ठीक है, जिसमें एम्प्लॉयर. अब यहाँ पे 10. ठीक है, अब यहाँ पे जो हमारा रिलेशन बनेगा वो बनेगा क्या चीज़, 10,000 A1. ठीक है, फिर 10,000 A2, 10,000 A3, 10,000 A4, 10,000 A5. ठीक है, उसके बाद 25,000 क्लर्क 1, 25,000 क्लर्क 2, 25,000 क्लर्क 3. उसके बाद 50,000 M1 क्लर्क 1, क्लर्क 2, क्लर्क 4 भी है, सॉरी. ठीक है, तो 25,000 क्लर्क 4. ठीक है, उसके बाद क्लर्क 4 के बाद आपका शुरू होगा 50,000 मैनेजर 1, 50,000 मैनेजर 2. ठीक है, 50,000 मैनेजर 3, 50,000 बस मैनेजर 3 तक है. 50,000 मैनेजर 3. वन लाख E1. ठीक है, 1 लाख E1. ठीक है, 1 लाख E2. ये आपके बन गए सेट्स. सिंपल क्या किया था आपने, 10,000 को A1 के साथ बनाया क्योंकि एक्स क्या था, सैलरी रखनी थी आपने, और एम्प्लॉय आइडेंटिफायर जो A1 था.
मतलब आपने जो सेट बनाना था वो एक्स और वाई का बनाना था, तो एक्स क्या थी, सैलरी बता रही है, और वाई एम्प्लॉयर बता रही है। ठीक है, सिंपल वे में ये सेट बनाया है, कोई इतना मुश्किल नहीं है आसान है मेरा बेटा। इसी तरह हम चलते हैं अपने नेक्स्ट हम चलते हैं अपने 4 एरो डायग्राम। ठीक है, 4 एरो डायग्राम वी मेंशन into their categories। तो आपके पास सबसे पहले एक आ जाता है कोशिश तो कर रही हूँ कि बिल्कुल अच्छी तरह तस्वीर बने, लेकिन ठीक है, आई एम नॉट गुड इन ड्राइंग। तो ए टाइप असिस्टेंट, A stand for assistant and their salary। ठीक है, and their salary। चलो अब यहाँ पे A1 A2 A3 A4 A5, तो यहाँ पे 10,000, यहाँ पे 10,000, यहाँ पे 10,000 10,000 10,000। ठीक है, अब इनकी सिर्फ आपने एरोस बनाने हैं। इन्होंने आपको लास्ट में कहा था कि एक्सप्रेस द रिलेशन आर थ्रू ऑर्डर पेयर्स एंड एरो डायग्राम, तो ये आपकी एरो डायग्राम है। ठीक है, सिंपल वे में ये आपकी एरो डायग्राम है। अभी जो कैटेगरीज थी ये असिस्टेंट की है, और अब हमने करनी है क्लर्क की। तो सी टाइप मतलब क्लर्क टाइप, तो आ जाता है C1 C2 C3 C4, और ये आ जाती है सैलरीज। ठीक है, तो सैलरी इनकी थी क्लर्क की जो थी वो 25,000 25। अगर आप इस तरह बना सकते, एक तो मैं उस तरह बना दी आपको डायग्राम, एक इस तरह भी बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप 25,000 इस तरह से लिख लें और आप एरो बना लें। ठीक है, सारा, क्योंकि जाहिर सी बात है उन लोगों की एक एक सैलरी तो बराबर थी, तो वो आप एरो इस तरह भी बना सकती हैं। ठीक है, तो लेकिन मैं थोड़ा सा नीट मतलब करना चाह रही थी ताकि बच्चों को अच्छी तरह समझ आ जाए, तो इसी वे पे मैंने ना मुनासिब समझा कि मैं इस तरह से बनाऊं। ठीक है, अब आपके पास आ जाते हैं कौन सा कैटेगरी, मैनेजर की। ठीक है, मैनेजर जो कि है M। ठीक है, तो जिसमें M1 M2 और M3 थे। इसी तरह यहाँ पे सैलरीज आ रही हैं। ठीक है, ये आ गया M मैनेजर टाइप, और इनकी सैलरी थी 50,000। ठीक है, तो ये इस तरह से, ये ऐसे, ये ऐसे। ठीक है, चलिए इसी तरह लास्ट हमारे पास टाइप थी वो थी एग्जेक्टिव ऑफिसर। ठीक है, तो वो आ जाएगा ऐसे एग्जेक्टिव टाइप, जो कि जस्ट थे E1 और E2, और ये आगे इनकी सैलरी जो कि थे 1 लाख। तो ये है एरो और ये है एरो। ठीक है, सिंपल। So here we have completed our exercise 3.6 alhamdulillah, and this is the last exercise of this chapter also. So inshallah I will meet you soon tomorrow. I will meet you tomorrow with the new lesson.
एंड जाते जाते मैं एक और रिक्वेस्ट करती जाऊंगी कि अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन पे क्लिक भी कर लें, ठीक है, ताकि आपको मेरी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी ईमानुल्लाह।